हेलो फ्रेंड्स, प्रगति एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन नंबर 1 और लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है, 8वीं कक्षा में पहली बार वीडियो चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर करने से पहले उसे पहले अच्छी तरह से 1 या 2 बार पढ़ लिया जाए तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आसानी से समझ में आ सकते हैं और उन्हें हल करना आसान हो जाता है। तो इसी आधार पे मैं सिर्फ पाठ पढ़ने के बजाय पाठ को थोड़ा सा इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि उसके आंसर्स जो है, क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है फसल उत्पादन, यानी फसल का उत्पादन करना क्यों जरूरी है। फसल का उत्पादन करना सजीवों के लिए अत्यंत जरूरी है क्योंकि सजीवों को अपना पालन पोषण करने के लिए भोजन चाहिए और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होगा? फसलों से। अब दूसरी बात, फसल क्या है? फसल क्या है? जब बहुत बड़ी संख्या में हम किसी प्रकार के पौधों को एक बड़े सारे क्षेत्र में लगाते हैं, उगाते हैं या बोते हैं तो उसे फसल बोला जाता है। जैसे गेहूं का है तो एक बड़े सारे क्षेत्र में गेहूं के पौधे लगाए जाते हैं। गन्ना है या चाय पत्ती है, इस तरीके के यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जब एक ही प्रकार के पौधे बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। ये दो टॉपिक, यानी फसल उत्पादन क्यों जरूरी है, अर्थात मनुष्य को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, सजीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए फसल का उत्पादन किया जाना जरूरी है। दूसरा, फसल क्या है, यानी बहुत बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के पौधों के बड़े सारे क्षेत्र में उगाया जाता है तो वो फसल कहलाता है। फिर है फसलों के वर्ग, यानी हमारा भारत देश जो है या यूं कहें कि राजस्थान प्रदेश जो है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार का मौसम है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। तो उसको देखते हुए फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो फसलों के वर्गों में 2 जो हैं, खरीफ और रबी। खरीफ फसल जो है ज्यादातर मानसून पर आधारित है और मानसून जैसा कि हम मानते हैं कि जून से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है, लेकिन इसकी जो बुआई है ज्यादातर मई और जून में करने से लेके सितंबर अक्टूबर तक इसकी कटाई वगैरह कर ली जाती है। यानी जून से सितंबर तक, अक्टूबर तक इसकी कटाई और बुआई, इसका समय काल रहता है ये। तो इसमें जो फसलें आती हैं जैसे मक्का, कपास, नरमा आदि। फिर है रबी की फसल। दूसरी जो फसल है रबी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से बोना शुरू करते हैं हम और मार्च अप्रैल तक इसका पूरी इस फसल को संभाला जाता है, यानी निकाला जाता है पकने के बाद। तो अक्टूबर से मार्च तक इसका समय काल रहता है और ये शीतकालीन यानी सर्द ऋतु की फसलें हैं, जैसे गेहूं, सरसों, चना यानी आदि ज्यादातर फलीदार जो पौधे हैं, वो फसलें जो हैं वो इस मौसम में, इस रबी की फसल में गिनी जाती है। तो फिर है तो एक और, जहाँ की हम आजकल क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हैं, समय बीज में पड़ा रहता है, बकाया रहता है, तो उसमें किसान तीसरी फसल भी लेने का प्रयास करता है जिसे हम कहते हैं जायद। यानी इसमें ज्यादातर दालें वगैरह जो हैं, दालें या सब्जियां वगैरह इस मौसम में उगाई जाते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई और जून के लास्ट तक इनको काट लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है इस चैप्टर में, कृषि पद्धतियां, यानी हम खेती करते हैं तो उसमें किसान को कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो कृषि पद्धतियों में
सबसे फर्स्ट नंबर पर है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए किसान खेतों में हल जोतता है, कुदाली से उसकी खुदाई करता है, या कल्टीवेटर यानी आधुनिक ट्रैक्टर आदि के मशीनों के द्वारा, जो कल्टीवेटर हल है एक प्रकार का जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाकर खेत को जोता जाता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी मुलायम यानी पोली हो जाती है। और मिट्टी पोली होने का फायदा ये है कि उसमें पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, उसकी जड़ें जो है वो गहराई तक जाती हैं और उनको श्वसन लेने में भी आसानी रहती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए किसान 2-3 बार खेतों में हल जोतता है। हल जोतने के बाद जो मान लिया कि कई बार बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं, तो उनको बारीक करने के लिए उस पर पाटा या जिसे कहते हैं कि सुहागा लगाया जाता है, और सुहागा लगाने के बाद वह मिट्टी जो है फसल बोने के लिए यानी बीज बोने के लिए तैयार हो जाती है। फिर है नंबर 2 पे बुवाई। बुवाई में हम सबसे पहले बीजों का चयन करते हैं। बीजों का चयन करने के लिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप गेहूं के कुछ दाने लें, उसे 1 गिलास पानी भर के उसके अंदर उसमें डालें, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो दाने जो है, कुछ दाने जो हैं पानी के ऊपर तैर रहे हैं और ज्यादातर दाने जो है पानी में नीचे तल में बैठ गए हैं गिलास में। तो जो दाने ऊपर तैर रहे हैं वो बीज बोने के लायक नहीं है, और जो दाने नीचे तल में बैठ गए हैं गिलास में वो बीज उत्तम है बोने के लिए। और इसके अलावा बीजों को विभिन्न आजकल कंपनियों के द्वारा या मशीनों के द्वारा भी उनका चयन अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिर है इसको बोने के लिए हम कौन कौन से साधन अपनाते हैं। जैसे पुराने समय परंपरागत तरीकों में तो एक प्रकार का हल होता था जिसके अंदर कीप जैसी आकृति थी और नीचे एक लंबे पाइप थी, जिसे कि खेत अपने बैलों के पीछे जोड़कर चलाया जाता था, और चलाने के बाद उसमें बीज डाले जाते थे, तो एक एक दाना जो है फसल अपनी मिट्टी में मिल जाता था। तो ये था पुराना यानी परंपरागत। और वर्तमान में हम जैसे मशीनों के द्वारा, मशीन जिसको कहते हैं यानी ट्रैक्टर के पीछे लगाकर, ये सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिसमें पौधों के या बीजों के बीच में जो गैप है या अंतराल है वो एक जैसा रहेगा और साथ में एक जैसी गहराई रहेगी। तो यह सीड ड्रिल जो है आधुनिक यंत्र है बीज बोने का। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इसमें खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देना यानी खाद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। खाद है एक प्रकार की कृत्रिम और जैविक अपशिष्ट। तो कृत्रिम यानी पशुओं का अपशिष्ट जो होता है, गोबर मलमूत्र जो है, उसे किसान जो है एक गहरे खड्डे में इकट्ठा करता रहता है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जैसे नीम है, कीकर आदि के जो भी अपने पत्तियां हैं वो भी इकट्ठी करके उसके अंदर डाल दी जाते हैं, जिससे अपघटित होकर धीरे धीरे ये एक खाद का रूप धारण कर लेती हैं। इसे जैविक खाद भी कहते हैं। तो ये खाद। फिर उर्वरक ज्यादातर मशीनों अपने फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, मशीन से तैयार की जाते हैं, यानी कृत्रिम है ये, तो मानव निर्मित है। उर्वरक से यह होता है कि फसल को उत्तम प्रकार की जो उसके पोषक तत्व है वो मिल जाते हैं, मिट्टी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। खाद से पोषक तत्व तो मिलते हैं लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलते, निश्चित मात्रा में नहीं मिलते, लेकिन ये है कि मिट्टी के उपजाऊपन को हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। उर्वरक जो है मिट्टी के उपजाऊपन को धीरे धीरे कम करता है, यानी उसकी उर्वरा शक्ति को कम करता है। इसके अलावा खाद मिट्टी को भुरभुरा मुलायम बनाकर रखता है तथा उससे इस खाद से जो मिट्टी के अंदर या फसलों के जड़ों के अंदर अपने इस प्रकार के जीव जंतु, जैसे मान लो जो कि किसान मित्र होते हैं या फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, वो पनप जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उर्वरक के द्वारा ये ऐसा नहीं है। फिर उर्वरक जो है, उर्वरक अपने जल प्रदूषण का एक कारण बनता है।
लेकिन खाद से ऐसा कुछ नहीं है। खाद जो है लंबे समय तक चलने वाले, किसान के लिए लाभदायक और अपने कृषि मिट्टी को उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा खाद जो है इस मिट्टी को मुलायम बनाते हुए साथ में उस मिट्टी में कुछ श्वसन तंत्र उपलब्ध कराने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ बुरबुरापन रहता है, जिससे कि पौधों की जड़ों को श्वसन लेने में आसानी होती है और पानी जो गहराई तक पहुंच सकता है। अब है सिंचाई। सिंचाई होता है फसल को निश्चित अंतराल पर विभिन्न तरीके से पानी उपलब्ध कराना, यानी सभी पेड़ पौधों में जो है बड़ी संख्या में जो पौधे लगाए गए थे उनको सिंचाई यानी पानी उपलब्ध कराना एक निश्चित समय के बाद। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक पारंपरिक जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे कुओं से पानी निकालकर झील के द्वारा जो पानी नहरों या खालों के द्वारा, नालों के द्वारा पहुंचाया जाता है खेतों के अंदर, फिर नहर, फिर है इसमें एक चीज और है घिरनी होता है एक प्रकार का गोल पहिया जो कि कुएं के ऊपर मुंडे पर लगा दिया जाता है दो खंभों के माध्यम से, और एक रस्सी के माध्यम से उस घिरनी के ऊपर से बाल्टी भरकर पानी खींचा जाता है, जिसे हम घिरनी कहते हैं। और घिरनी एक गोल पहिया जो है उसी के माध्यम से बाल्टी जो आजकल पुराने समय में आजकल कुएं और डिग्गी से पानी निकाला जाता है, गहरी डिग्गी से। फिर है ढेंकुली, एक चमड़े की बनी हुई बाल्टी जिसको कि रस्सी के माध्यम से नीचे कुएं में डुबोया जाता है और फिर बैलों के माध्यम से उसको खींचा जाता है, यानी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी निकलता है। फिर है रहट जो है एक प्रकार का गोल पहिया और इसके विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के डिब्बे लगे होते हैं, या यूं कहें कि चमड़े की बाल्टियां बनाई होती हैं जो कि एक बैल के सहारे घूमता है। ये पहिया बैल की सहायता से और घूमता रहता है। जो पहिया नीचे गहराई के अंदर जाएगा वो पानी से भरकर ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर का जो पहिया अपने डिब्बा है वो खाली होते होते धीरे धीरे फसल के अंदर पानी पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये पुराना सिंचाई के साधन कुएं, झील, नहर, घिरनी, ढेंकुली और रहट वर्तमान में फवारा और ड्रिप पद्धतियां चल रही हैं। फवारा में हम फसल में पानी का ऊपर से छिड़काव किया जाता है, फवारा को छिड़काव पद्धति भी कहते हैं। इससे फसल के ऊपर के पत्तियां आदि वगैरह पर पानी का छिड़काव हो जाता है समय अनुसार। फिर है ड्रिप होता है एक प्रकार के लंबी पाइप जिसमें जगह जगह छेद कर दी जाती हैं, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, जो कि पौधों की जड़ों में ही पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है, जिसके ड्रिप पद्धति कहते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास कृषि पद्धतियों में है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार होता है हमारी फसलों के अंदर कुछ ऐसे अनावश्यक पेड़ पौधे अपने पौधे घास फूस आदि उगाती हैं जो कि फसलों की बढ़वार को रोकती हैं, उसकी गुणवत्ता को कम कर देती हैं। तो उसके लिए किसान क्या करता है, उसके अंदर निराई करता है। निराई का मतलब उसके अंदर किसी छोटे यंत्र से उस घास को निकालने का काम करता है, यानी खुदाई, एक तरीके की खुदाई। और इसके अलावा आजकल वर्तमान में खरपतवार से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के अपने खरपतनाशी भी हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर उस फसल में कोई कीट बीमारी आदि ना लगे तो उसके लिए कीटनाशक भी बाजार में उपलब्ध हैं। फिर है कटाई। छठा पॉइंट जो है कृषि पद्धतियों में कटाई यानी फसलों की कटाई। पहले मनुष्य मजदूर लगाकर या किसान खुद अपने परिवार के साथ खेतों में जाकर फसलों की कटाई करता था हंसिया की सहायता से। आजकल इसमें एक बड़ी सारी आधुनिक मशीन आ गई है जिसका नाम है कंबाइन। कंबाइन के द्वारा जो है अपने पूरे बड़े सारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में फसल की कटाई जो है बहुत कम समय में और कम खर्च में पूरी कर ली जाती है। फिर है भंडारण।
तो भंडारण जो है यानी पूरी फसल को काटने के लिए, फसल को तैयार करने के लिए हमारे पास 7 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति मिट्टी तैयार करना, दूसरी बुवाई, तीसरी खाद और उर्वरक देना, फिर चौथी नंबर पे सिंचाई, 5वें नंबर पे खरपतवार से सुरक्षा, 6 पे कटाई और 7वें पे भंडारण। यानी फसल तैयार होने के बाद जब किसान उस फसल को निकाल लेता है थ्रेशिंग के द्वारा, तो उस अनाज या उस फसल को अपने घर पर बड़े बड़े स्टोर खोलता है या फिर बाजार में उपलब्ध गोदामों में उनको इकट्ठा करता है, जहां पर कि उन फसलों के जो उत्पादन जो हुआ है उस फसलों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो ये था हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इन सब से करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेसन है समझने में बड़ी आसानी रहेगी और इसके प्रश्नोत्तर करने में भी बहुत आसानी रहेगी, ताकि क्योंकि चैप्टर को एक बार समझ लिया जाए तो उसके प्रश्नोत्तर आसानी से हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।